Hello everyone, welcome back to my channel. We are going to start next topic of this chapter, factors affecting price elasticity of demand. So here are some of the points. Children, these first 4 points are from the NCERT and others are the extra points which we will discuss today. So let me start with the first point, nature of commodity. How nature of the commodity affects the price elasticity of demand. See children, some of the goods are the necessities of our life, जिनके बिना हम रह नहीं सकते. अब जिन चीज़ों के बिना आप रह नहीं सकते तो क्या उन चीज़ों की इलास्टिसिटी किस तरीके से इफ़ेक्ट करेगी. हम खुद सोच के देखते हैं कि जो हमारी लाइफ की नेसेसिटीज़ हैं, जो हमें डेली रूटीन लाइफ में चाहिए, अब उन चीज़ों के प्राइस कम हो या ज़्यादा हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इट वॉन्ट बी अफेक्ट आर डिमांड. So in this case, how will be the elasticity of demand? Inelastic means, inelastic का मतलब है, मैंने perfectly inelastic word यूज़ नहीं किया, मैंने क्या बोला, inelastic. Inelastic means less than 1. क्लियर. वो बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ेगी, इक्वल भी नहीं बढ़ेगी. हो सकता है किसी के केस में कैसा इफेक्ट करे, किसी के केस में किसी तरीके से इफेक्ट करती है. तो हम ये कहते हैं कि जब प्राइस कम ज़्यादा होने से हमारी डिमांड पे कोई इफेक्ट ना पड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं देगी, तो इट मीन्स वो लेस देन 1 यानी कि इनइलास्टिक डिमांड. राइट. और जो हमारी लग्जरियस प्रोडक्ट हैं उसमें हमारी इलास्टिक डिमांड होती है, क्योंकि क्या होता है उसमें कि कंज्यूमर जैसे ही प्रोडक्ट का प्राइस कम होता है तो लग्जरियस की तरफ भागता है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता, यानी कि उसके लिए यहाँ मैटर करता है कि प्राइस कम होगा तो वो खरीदेगा. अब सपोज़ करो कि मुझे BMW खरीदनी है भाई, अब मैं नहीं अफोर्ड करती उसे, मेरे पास कोई और कार है, अब मैं BMW खरीदना चाह रही हूँ, लेकिन मेरे माइंड में है कि अगर उसके प्राइसेस डाउन हो जाते हैं तो मैं ज़रूर खरीदूंगी. यानी मैं प्राइस की वेट में बैठी हूँ कि प्राइस कम होगा तो मेरी डिमांड होगी उस चीज़ के लिए. सो जब प्राइस कम होगा तो मेरी डिमांड बढ़ेगी. इट मीन्स वहाँ मेरी डिमांड इलास्टिक है कि थोड़ा प्राइस कम होने से मेरी डिमांड भागेगी उस चीज़ की तरफ. सो नेसेसिटीज़ में डिमांड इनइलास्टिक होती है और लग्जरियस के केस में इलास्टिक. राइट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, कि मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स कितने अवेलेबल हैं उस चीज़ के. अब देखो, मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लगा ले XYZ, जो भी आपको गुड पसंद है, खाने का, पीने का, पहनने का, जो भी, कोई भी एग्जांपल हम मान लेते हैं. राइट. अब चलो हमने एग्जांपल लिया पल्सेस का. अब दालें हैं भाई, वैरायटी मिलती है उसके अंदर, बहुत सी दालें, हमारे पास कोई सिंगल दाल नहीं है, तो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है कि अगर हम घर में भाई, अब हिंदी में बोल रही हूँ, माँ छोले की दाल खाना पसंद करते हैं या मलका की दाल खाना पसंद करते हैं, हरी मूंगी दाल पसंद करते हैं, अलग अलग नाम है हमारे पास दालों के, पल्सेस के. तो अब एक हमें पसंद नहीं है, हम दूसरी ले सकते हैं ना, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है. तो इट मीन्स हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि एक चीज़ नहीं मिली तो हम दूसरी तरफ शिफ्ट हो सकते हैं. तो उस केस में हमारी डिमांड कैसी है, इलास्टिक डिमांड है, हम दूसरी तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, बढ़ा सकते हैं अपनी डिमांड को. सो जहाँ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं वहाँ हमारी डिमांड इलास्टिक है. जहाँ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं है, इट मीन्स एक ही चीज़ पे पड़े रहना है हमें. अब मार्केट में जो मिल रहा है उसी को लेना है हमें, उसके अलावा एक चीज़ मार्केट में मिल रही है दूसरी मिल नहीं रही, पीछे से आनी बंद हो गई, दुकानदार ने हाथ खड़े कर दिए अपने, तो अब क्या करें, एक ही चीज़ को लेते रहेंगे बार बार. इट मीन्स वहाँ हमारी डिमांड इनइलास्टिक हो गई, डिमांड कांस्टेंट हो गई है, वहाँ पे प्राइस कम हो या ज़्यादा हमें वही लेना पड़ेगा. सो दैट इज डिमांड इनइलास्टिक व्हेन क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर नॉट अवेलेबल. इफ क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, डिमांड इज इलास्टिक. नाउ थर्ड पॉइंट, proportion of income or spent on the good. proportion of income spent on the good, कि हम अपनी इनकम का कितना पोर्शन गुड्स खरीदने में लगा रहे हैं. बेटा जो हाई प्राइस गुड होते हैं लाइक एक्सपेंसिव क्लोथ्स, मोबाइल फोन्स, उन केस में हमारी डिमांड इलास्टिक होती है. राइट. because a change in price of a high priced good has substantial effect on the budget of the consumer. कंज्यूमर का बजट हिल जाता है कि अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आ जाए तो उसकी डिमांड इफेक्ट करती है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है. तो जो चीज़ें मार्केट में महंगी होंगी, फॉर एग्जांपल हम आईफोन का एग्जांपल लेते हैं. अब मार्केट में आईफोन सपोज करते हैं जो हमें मॉडल लेना है वो जी 1 लाख का मिल रहा है. अब मेरा दिल है खरीदने का, लेकिन मैं अफोर्ड नहीं करती, तो मैं कह रही हूँ कि भैया 60-70 का मिलेगा, 60-70 का, तो मैं ज़रूर परचेज़ करूँगी. आई विल गो एंड परचेज़ दैट मॉडल. सो इट मीन्स कि मेरे लिए प्राइस मैटर कर रहा है.
तो अगर उसका प्राइस कम हो गया, सपोज वो मार्केट में अचानक से मुझे पता चलता है 65,000 का अवेलेबल, अब अगर प्रोडक्ट 65,000 का मुझे मार्केट में मिल रहा है तो मैं बिल्कुल परचेज करूँगी, राइट। तो यहाँ मेरे लिए इनकम का कितना पोर्शन खर्च किया जा रहा है मेरे लिए मैटर करता है। तो यहाँ 65,000 का मिल रहा है तो आई विल परचेज, अगर वो महंगा मिलता तो मैं नहीं लेती। तो प्राइस मेरी इनकम का कितना खर्चा हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मेरी डिमांड चेंज हो रही है। तो हाई प्राइस गुड अगर था तो वहाँ प्राइस के चेंज होने से मेरी डिमांड इलास्टिक हो गई, और वो प्रोडक्ट अगर लो प्राइस है तो मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाद में वो उसके और भी कम हो जाए, तो वहाँ मेरी डिमांड इन इलास्टिक है। वहाँ कंज्यूमर को फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। जहाँ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा कि चीज़ महंगी थी और तब प्राइस कम होते हैं तो वहाँ कंज्यूमर ज़्यादा भागता है, राइट। सो डिमांड फॉर अ हाई प्राइस गुड इज इलास्टिक डिमांड एंड डिमांड फॉर द लो प्राइस गुड विल बी इन इलास्टिक. Now the fourth point from the NCERT book is time period of response. टाइम पीरियड ऑफ रिस्पॉन्स, ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, टाइम पीरियड ज़्यादा है रिस्पॉन्स करने का किसी चीज़ के लिए हमारा, तो डिमांड हमारी इलास्टिक होगी. जैसे कि हमारी हैबिट्स हैं, हैबिट्स चेंज होती हैं नॉर्मली लंबे टाइम के लिए हमारी. जब कंज्यूमर हैबिटेट हो जाता है किसी चीज़ को कंज्यूम करने के लिए और जब उस चीज़ के प्राइस बढ़ते हैं, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द कंज्यूमर उसकी डिमांड को कम करना और टू गिव अप द कंजप्शन ऑफ द गुड. एक अचानक से ना तो वो गुड की डिमांड को कम कर सकता है और ना ही बंद कर सकता है, तो डिमांड इस केस में इनइलास्टिक है. जब एक कंज्यूमर लंबा टाइम लेता है रिस्पॉन्स करने में तो उस केस में उसकी डिमांड इनइलास्टिक है. इट मीन्स longer the time period, the consumer may be able to modify or change habits, right? Thus demand is relatively more price elastic. अगर उसको लंबा टाइम दे दिया जाए, अब चाहे कंज्यूमर हो चाहे कोई प्रोड्यूसर हो, अगर आप उसको लंबा टाइम देते हो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लेते हैं, राइट, कि मैंने पार्टी थ्रो करनी है अपने फ्रेंड्स को. अब पार्टी थ्रो करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने ऑर्डर दिया कि मुझे 50 पैटीज चाहिए, अचानक से बोल देती हूँ शॉप पर, तो वो कहता है कि भाई कल ऑर्डर देती है तो मैं 50 देता, आज तो 30 अवेलेबल है. यानी उसको टाइम चाहिए, लंबा टाइम. तो हम लॉन्ग टाइम देंगे तो डिमांड भी हमारी ईजिली पूरी हो जाएगी, राइट, इलास्टिक रहेगी. लंबा टाइम नहीं देंगे तो डिफ़िकल्ट रहेगा, वहाँ हमारी डिमांड भी इन इलास्टिक रह जाएगी. क्लियर दिस एग्जाम्पल? सो in the long run, as it is comparatively easier to shift to other substitutes if price of the given good rises. Now the next point is multiple uses. Multiple uses. Multiple use means कि एक गुड के कितने uses हैं, आप उसे कितने uses में डाल सकते हो. जिन चीज़ों को बेटा हम मल्टीपल यूजेस में डाल सकते हैं उनकी इलास्टिक डिमांड होती है. जैसे एग्जांपल है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी. अब बिजली को हम काफ़ी यूजेस में डाल सकते हैं, मिक्सी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, कितनी चीज़ें हम यूज़ करते हैं ना, मल्टीपल यूज़ हैं. तो वहाँ हमारी डिमांड कैसी है, इलास्टिक, जो बढ़ती है. प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज होने से डिमांड भी हमारी बढ़ने लगती है. अगर हम चलो पेट्रोल के प्राइसेस की बात करते हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो हमारी डिमांड कम हो जाती है ना, अब प्राइस कम होते हैं तो हमारी डिमांड बढ़ती है, तो इलास्टिक डिमांड हो जाती है, राइट. इट मीन्स जब चीज़ों को मल्टीपल यूजेस में डाला जा सकता हो वहाँ डिमांड इलास्टिक है, जब हम मल्टीपल यूजेस में नहीं डाल सकते तो वहाँ डिमांड इन इलास्टिक है. नेक्स्ट इज पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़, कि आप अपनी कंजप्शन को थोड़े समय के लिए रोक सकते हो, हम उसे पोस्टपोन कर सकते हैं, रोका जा सकता है किसी रीज़न से. लाइक हमें कोई बड़ा घर लेना है और मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, क्योंकि मार्केट से अगर मैं लोन लेती हूँ तो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है. अगर मैं अपनी डिमांड को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर सकती हूँ, राइट, तो इट मीन्स मेरी डिमांड कैसी है, इलास्टिक. अगर हम अपनी कंजप्शन को कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं तो डिमांड कैसी होगी, इलास्टिक. अगर हम पोस्टपोन नहीं कर सकते तो डिमांड विल बी इन इलास्टिक, राइट. नेक्स्ट इज इनकम लेवल ऑफ द बायर. बायर का इनकम कैसा है. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द इनकम ऑफ द बायर्स चिल्ड्रन. अगर इफ़ द इनकम ऑफ अ गुड आर हाई एंड कंज्यूमर्स विद हाई लेवल ऑफ इनकम, वो उनके लिए प्राइस मैटर नहीं करता, अमीरों के लिए प्राइस मैटर नहीं करता, तो उन केस में इलास्टिसिटी, मैंने अभी पीछे बताया आपको, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू बी लो. उन लोगों के लिए प्राइस मैटर नहीं करता कि प्राइस कम हो रहा है तो ज़्यादा खरीदेंगे, नहीं, रिच सेक्शन के लिए नहीं करता, तो उनके केस में इलास्टिसिटी भी लो होगी. और जो हमारा पुअर सेक्शन है उनके लिए ज़्यादा रहेगी, मोर इलास्टिसिटी, राइट.
नेक्स्ट इज हैबिट ऑफ कंज्यूमर्स। अब हैबिट ऑफ कंज्यूमर्स मीन्स जब हम किसी चीज़ के लिए हैबिचुअल हो जाते हैं बेटा, तो हमारी डिमांड इनइलास्टिक है। लाइक हम सिगरेट्स के आदी हो चुके हैं, हैबिचुअल हो चुके हैं। अब प्राइस कम हो ज़्यादा हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमने डिमांड उतनी ही रखनी है, उतनी ही रखनी है, तो मीन्स इनइलास्टिक डिमांड है हमारी। लास्ट वन इज प्राइस लेवल। प्राइस लेवल मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कमोडिटी के प्राइस पे भी डिपेंड करती है। जब प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा होता है तो इलास्टिसिटी ज़्यादा रहती है, जब प्राइस कम होता है प्रोडक्ट का तो इलास्टिसिटी भी कम रहती है, राइट। प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो कंज्यूमर को ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा वो कैसा मिल रहा है मार्केट में, लेकिन अगर ज़्यादा होगा तो वो भागेगा। अभी मैंने आपको पीछे पॉइंट में समझाई ये बात बेटा आपको मैंने ऑलरेडी, सो इट इज़ द रिलेटेड पॉइंट्स। सो यू पीपल कैन डू these main 4 points. Those are related to NCERT book which I explained to you, and these are the extra 1 points as I explained you, right? So now let's move to the 2 practical questions. I'll explain you 2 practical questions by which we can continue with more practical questions with some adjustments, with some new examples. So first of all I should explain you some basics. So need to explain 2 basics of examples in this video only. So let it be continue. Okay, so the first example is, supposing the initial price of ice cream is rupees 4 per cup and the initial demand for ice cream is 1 cup only. Initial means old. So here the old price is rupees 4, I've already written, and the old quantity is 1 cup only. If the price of ice cream falls to rupees 2 per cup, प्राइस नया हमें दिया हुआ है, फॉल हो रहा है 2 रुपीज से, और नई डिमांड हमें दे रहा है 4 कप। सो न्यू डिमांड Q1 इज इक्वल टू 4. So how we will find now? Elastic demand is equal to minus change in Q upon change in P multiplied with P upon Q. हमें दिख रहा है जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, और फॉर्मूले के साथ माइनस का साइन अटैच होगा। सो चेंज इन Q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q, and change in P is P1 minus P, which will be find it as 4 minus 1 is equal to 3, and the price one change in P is equal to P1. Old price is 2, new price is 4. So 2 minus 4 is minus 2. Put these values in the formula. Change in P is 3, and change in Q is 3, change in P is minus 2. P is equal to 4 and Q is equal to 1. So what will come? 6. It means elasticity is greater than 1. Right? So it shows elasticity of demand is greater than unitary. So let's start with the next example. When price of a good is rupees 5, the consumer buys 20 units of that good. When price changes to rupees 7, the quantity purchased changes to 12 units. Calculate the elasticity of demand. See children, in this example, price is rising. और पिछले एग्जाम्पल में प्राइस कम हो रहा था, तो यहाँ प्राइस 5 से 7 हुआ, 5 से 7 हुआ, तो क्वांटिटी रिड्यूस हो रही है। 20 से कितनी हुई? 12 यूनिट्स। सो वी हैव टू फाइंड फर्स्ट चेंज इन Q एंड चेंज इन P, क्योंकि हमें पता यही फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ भी। सो चेंज इन Q इज Q1 माइनस Q एंड चेंज इन P इज P1 माइनस P। तो हम Q1 मीन्स न्यू क्वांटिटी, Q मीन्स ओल्ड क्वांटिटी, P1 मीन्स न्यू प्राइस, P मीन्स ओल्ड प्राइस। तो हमने वैल्यूज निकाल ली। चेंज इन Q इज -8, चेंज इन P इज 2. Now apply, put these values in the formula. Change in Q is -8 and change in P is 2. The value of P is 5 and the value of Q is 20. 5 4s are 20, 4 2s are 8, 2 से 2 cancel, minus से minus cancel, क्या बचा हमारे पास? Only 1. It means the demand in this case is unitary elastic demand, right? So these are the 2 basic examples children for you. In the next lecture we will continue with some more examples which are interesting ones also, with some new adjustments also. So stay connected. Till then, bye bye. Please like, share and subscribe. Thank you.